हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका प्रतिभा एकेडमी पे। जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 जो आज से 60 दिन बाद होने वाला है, उसके लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, 60 दिन 7 मैराथन। इस सीरीज़ में हम लोग जनरल साइंस के 14,000 से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका प्रतिभा एकेडमी पे। जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 में जो आपका होने वाला है नवंबर से, उसके लिए हम लोग 60 दिन 60 मैराथन सीरीज़ कर रहे हैं। ये आपका आज मैराथन नंबर 3 है, जिसमें आज हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चन करेंगे जो भी आपका रेलवे में आज तक पूछा गया है। इनफैक्ट जो आपका 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है वो भी। अगर आप इस सीरीज़ में बने रहते हो तो आपका 25 में 25 मार्क्स 100% आएगा, क्योंकि हम लोग 14,000 से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। कौन से बुक से ये सीरीज़ कर रहे हैं? ये देखिए, आपका यूथ पब्लिकेशन का ये बुक है जनरल साइंस का। इसी से मैं आपको हर एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आपका एक सिंगल क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं जाएगा। आप कहीं से भी पढ़ लिए हो तो आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करो, ताकि आपका 60 दिन के अंदर पूरा का पूरा 14,000 क्वेश्चन हो जाए तय टाइम पे, जो कि आप खुद से नहीं कर पाओगे। देखो, पहले मैराथन में जो आपका मैराथन 1 अपलोड हुआ है, उस मैराथन में मैंने आपको यूनिट, मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल क्वांटिटी करवा दिया है। जो आपका दूसरा मैराथन था, उसमें मैंने आपको वर्क, पावर, एनर्जी के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ठीक है, आज जो आपका मैराथन होने वाला है, इसमें मैं आपको मास और न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। तो इसी टाइप से आपका चलते रहेगा। ये देख सकते हो, आपका प्लान है। देखो, मैराथन 1 कंप्लीट हो चुका है, मैराथन 2 अभी चल रहा है। मैराथन 1 तो आपका कंप्लीट हो चुका है, मैराथन 2 हो चुका है। आज आपका क्या है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम लोग ये करेंगे, मैंने आपको यहाँ पे भी दिखा दिया। अब बात करते हैं, जो लोग अभी भी चैनल पे न्यू हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रतिभा एकेडमी। क्योंकि दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आप खुद से जब क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो आपको पता चलता होगा कितना मेहनत लगता है। बाकी किसी को अगर PDF नोट्स चाहिए या बुक का PDF चाहिए, तो आप मैसेज कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ID प्रतिभा एकेडमी 247 पे। आपको यहाँ पे बुक का PDF मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम ID पे भी फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर कोई तरह का क्लास से रिलेटेड डाउट हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप 9430851094 पे मैसेज कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मास और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज इवन आफ्टर चेंजिंग प्लेस। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि इसमें ये जो सारा ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो कि वैरी नहीं करता है प्लेस टू प्लेस। मतलब जैसे मान के चलो कि मतलब जो हमारा मास होता है, वह क्या होता है? वैरी नहीं करता है। जैसे मान के चलो, आप अगर 50 kg के हो, अगर आप 50 kg के हो, तो अगर आप दिल्ली में हो तो भी 50 kg के होगे, पटना में हो तो भी आपका मास 50 kg होगा, आप बैंगलोर चले जाओगे तब भी आपका मास कितना हो जाएगा? 50 kg रहेगा। इनफैक्ट अगर आप अर्थ के बाहर भी चले जाते हो, सोलर सिस्टम में चले जाते हो, तो हमारा जो मास रहेगा वो क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। मास कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन हमारा वेट क्या होता है? वेट भी चेंज होता है, ग्रेविटी भी चेंज होता है, और हमारा फ्रिक्शन भी क्या करता है? वैरी करता है। तो हमारा जो मास है वो चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मास हर जगह सेम रहता है। ठीक है, अब देखो हमारा फिर क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू दिस ग्रुप। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा इस ग्रुप से रिलेटेड नहीं है। तो एक सारे लोग जानते हो कि जो मेरा स्पीड है वो कहीं ना कहीं टाइम से लिंक है, और जो मेरा एक्सेलेरेशन होता है वो भी हमारा मोशन का ही पार्ट होता है। तो स्पीड, टाइम, एक्सेलेरेशन जो होता है वो एक ग्रुप में आते हैं। लेकिन जो हमारा मास है, वजन है, उसका संबंध स्पीड, टाइम और एक्सेलेरेशन से नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी मेजर द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। इनर्शिया, तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा इनर्शिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसमें कौन सा? इसमें एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे मास हो जाएगा। जो हमारा इनर्शिया होता है वो किसी थिंग का क्यों होता है? क्यों? आप सारे लोग इनर्शिया का तो मतलब जानते हो ना। इनर्शिया का मतलब होता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो क्या किस में रहना चाहेगा? मोशन में ही रहना चाहेगा। और जो मेरा
इनर्सिया होता है वो मास के मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है। कह रहा है इनर्सिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनर्सिया जो है हम किस चीज़ को, इनर्सिया जब हम मेजर करते हैं तो हम जनरली किस चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं, तो जब भी हम इनर्सिया को मेजर कर रहे होते हैं तो हम लोग मास को मेजर कर रहे होते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। कह रहा है मेजरमेंट ऑफ मास एंड ऑब्जेक्ट। अब देखो कह रहा है कि जो हम मास को मेजरमेंट करते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है, तो अगर आप मास को मेजर करोगे तो हम लोगों को क्या मिलता है, इनर्सिया मिलता है। मास को जब आप मेजर करोगे तो आपको इनर्सिया मिलेगा, ठीक है, और जब आप इनर्सिया किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मास मिलेगा, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मास। मास का क्या होता है हमारा डेफिनेशन, ठीक है। तो कह रहा है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्शनलेस देयरफॉर इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये हमारा बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि जो हमारा मास होता है वो डायरेक्शनलेस क्वांटिटी नहीं होता है। कह रहा है मास कैन बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बिल्कुल गलत बात है। मास का क्या लेना देना है केमिकल से, आपका जो वेट है उसका केमिकल इक्विलिब्रियम से क्या लेना देना होगा, कुछ लेना देना होगा क्या, नहीं होगा। कह रहा है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट एट एनी प्लेस एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन हाइट। जो कह रहा है कि जो मेरा मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, वो द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट एट एनी प्लेस। कह रहा है जो मास मेरा किसी भी ऑब्जेक्ट का है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन द हाइट, और हाइट से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक ऑप्शन ये भी देख के रखते हैं, ठीक है। फिर मेरा क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो जनरली मास होता है वो क्या होता है, एक तरह का जो कितना मैटर, आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये मेरा बॉक्स है, ये बॉक्स किस चीज से मिलकर बना होगा, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा, और इसी के वेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी का जो मतलब इसी को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। कि कितना मैटर अमाउंट, कितना अमाउंट ऑफ मैटर यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, कितना मैटर ऑफ अमाउंट यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी वस्तु में कितना क्या है, मास है, कितना मैटर वहां पे उसके अंदर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। कह रहा है मास अपॉन वॉल्यूम क्या आता है, तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा डेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और डेंसिटी को ही हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। और इसका सिंपल ऐसे रो के टाइप भी होता है, इसको हम लोग रो से भी डिनोट कर देता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। और जो मेरा डेंसिटी होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसको हम लोग केजी पर मीटर क्यूब से भी लिखते हैं, ठीक है। इतना बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है देखो हमारा क्या 400 क्वेश्चन कह रहा है द मास डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड इज। तो मास डेंसिटी बोले, डेंसिटी बोले, तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा मास डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो आप सारे लोग का इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये है यही पर का सिंबल हो जाता है। कह रहा है व्हाट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड। मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम हमारा क्या कहलाता है, तो आप सारे लोग जानते हो मास अपॉन वॉल्यूम मेरा क्या कहलाता है, मास अपॉन वॉल्यूम हमारा क्या कहलाता है, तो डेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। और डेंसिटी को ही हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, हम लोग डेंसिटी को ही रो से डिनोट करते हैं। और डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी मीटर क्यूब होता है। मास का केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड। जो हमारा मास होता है, ठीक है, जो हमारा मास ऑफ यूनिट ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे आपको मास दिया हुआ है और यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है। तो आप सारे लोग जानते हो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है, डेंसिटी होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम हो जाता है। कह रहा है इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 200 न्यूटन। देखो यहाँ पे हमको क्या दे दिया, वेट दे दिया। वेट कितना दे दिया, 200 न्यूटन दे दिया, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। और बताओ जी मेरा कितना दिया हुआ है, जी यहाँ पे मेरा 10 दिया हुआ है, और यहाँ पे m हमको नहीं पता है। तो आप सारे लोग जानते हो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी होता है, ठीक है। वेट कितना दिया हुआ है, 200 न्यूटन दिया है, m हमको नहीं पता है लेकिन हमको जी तो पता है। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 से इसको काट दोगे तो मेरा मास कितना आ जाएगा, मास मेरा आ जाएगा 20। मास कितना आ जाएगा मेरा 20 kg। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 kg। यहाँ पे आप बिना इसको सॉल्व किए, बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हो। ये देखो ये न्यूटन है, ये पास्कल है, ये वेट डब्ल्यू है, वॉट है, और ये केजी है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मास पूछा था, मास का ऐसा यूनिट केजी होता है। तो ऐसे भी बिना पेन चलाए भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक चीज बताओ, कह रहा है फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन क्या होता है। तो आप सारे लोग एक फॉर्मूला जानते हो क्या, फोर्स इज इक्वल टू ma।
जी जी हाँ सर, बिल्कुल हम लोग ये जानते हैं। तो अगर हम ऐसा कर दें फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन, तो मेरा क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा, मास। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कह रहा है कि अगर कोई भी वस्तु, मान के चलो ये मेरा कोई बॉक्स है, ये अभी जमीन पे है, अब इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, या इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, नीचे लेके जा रहा हूँ या ऊपर लेके जा रहा हूँ, ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जा रहा हूँ या ग्रेविटी के सेम लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो चेंज नहीं होता है, जिसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है। तो जो मास होता है ना, उसका वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसको ग्रेविटेशन से लेना देना कुछ नहीं होता है। जो आपका वजन यहाँ पे 10 किलो है, वही आपका वजन छत पे जाओगे तो वो भी वजन आपका 10 ही किलो होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। कह रहा है डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज दैट ऑफ सेलाइन वाटर। तो आप यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि जो मेरा प्योर वाटर होता है उसका ज़्यादा डेंसिटी होता है या सेलाइन वाटर जो होता है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो आप सारे लोग ये बात हमेशा याद रखना कि जो मेरा प्योर वाटर होता है, जिसके अंदर मान के चलो केवल और केवल वाटर ही है, ना कोई मिनरल्स है, ना कुछ मिक्सचर है, कुछ नहीं है, कोई भी मिनरल्स नहीं है, तो अगर केवल प्योर वाटर है तो प्योर वाटर का हमेशा जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू सेलाइन वाटर या कोई भी वाटर, रिवर का वाटर ले लो, कोई भी ले लो। तो जो मेरा प्योर वाटर होता है उसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन, लेस देन, क्या होता है, कम होता है। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द मास ऑफ द गर्ल वेटिंग 450 न्यूटन। हमको मास बताना है। हम सारे लोग जानते हैं वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। इतना बात में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वेट कितना दिया है 450, मास मेरा कितना दिया हुआ है नहीं पता है, ग्रेविटेशन कितना है 10, 0 से 0 काट दोगे तो मेरा बताओ मेरा जो मास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, मास मेरा आ जाएगा 45 kg। जी हाँ सर, बिल्कुल आ जाएगा। तो ऑप्शन बी मारो, आगे बढ़ो, ठीक है। क्या कह रहा है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वेट ऑफ, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने 45.9 kg दिया है। यहाँ पे मतलब वो हमसे चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे ग्रेविटेशन कितना लूँ, 9.8 लूँ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में 9.8 दिया हो, नहीं दिया हो तो आप 10 लोगे, और अगर कुछ भी ना दिया हो तो आप 9.8 लोगे। अगर दिया हो तो 10 लेंगे, नहीं कुछ दिया हो तो 9.8 लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 45 इंटू 9.8 करोगे, जब इससे आप इसको डिवाइड दोगे तो मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो मेरा राइट आंसर जो आ जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा बताओ। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 450 इक्वल टू m इंटू 98/10, इतना ही आएगा, ठीक है। तो जो मेरा राइट आंसर आ जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, 45.9 kg। क्या हो जाएगा, 45.9 kg। इतना बात में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कह रहा है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 980 न्यूटन, ठीक है। जो मेरा वेट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 980 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। मेरा जी कितना दिया हुआ है, 9.8 दिया हुआ है, और हमसे क्या निकालने के लिए कह रहा है, मास निकालने। देखो यहाँ पे जी कितना दिया हुआ है, 9 पॉइंट, अगर आप 10 लेके बनाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इज इक्वल टू mg होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं m इक्वल टू w/g। तो वेट मेरा कितना दिया हुआ है, m इज इक्वल टू 980/9.8। तो बताओ मेरा मास कितना आ जाएगा, मास मेरा आ जाएगा 100 kg। तो ऑप्शन मेरा ए। क्या कह रहा है, द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फिक्स एंड डज नॉट चेंज व्हेन इट इज मूव। कह रहा है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट, किस चीज़, कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका जो वैल्यू है वो फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होता है, चाहे वो मूव करे ना करे। तो आप एक चीज़ बताओ, वह चीज़ केवल मास है। आप सोए रहते हो तो भी आपका वजन 50 किलो है तो 50 किलो ही रहेगा। आप यहाँ से अमेरिका चले जाओगे तो भी आपका वजन 50 kg ही रहेगा। आप धरती छोड़ के आसमान में ब्रह्मांड में चले जाओगे तो भी आपका वजन कितना ही रहेगा, मास कितना रहेगा, हमेशा 50 kg ही रहेगा। तो ये बात समझ में आया आपको। तो मास जो होता है वो कभी भी वैरी नहीं करता है। मेरा वेलोसिटी वैरी कर सकता है, स्पीड कर सकता है, वेट कर सकता है, लेकिन मास क्या है, जिसका जितना है उतना ही रहेगा। आपको ये मत बोल देना सर मैं बहुत ज़्यादा खाना खा लूँगा तो मैं मोटा हो जाऊँगा, तो मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जब वेट कर रहे हो तो जितना मास है उतना ही रहेगा, ये मैं इसकी बात में कर रहा हूँ। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको हमारा मेहनत, हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। बाकी अगर आपको बुक का PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ID पे मैसेज कर दीजिएगा। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग नोट्स का डिमांड कर रहे थे, तो ये देखिए आपका हैंड रिटन नोट्स है जिसमें मैंने आपके लिए नोट्स बना के लाया हूँ। हर एक चीज़
कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश में, जिनको हिंदी में चाहिए उनको हिंदी में, जिनको इंग्लिश में चाहिए उनको इंग्लिश में ये नोट्स मिल जाएगा। हर एक चीज़ को बारीकी से लिखा गया है ताकि आपका नोट से एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाए। इमेज वगैरह लगा के लिखा गया है, आप इसको प्रिंट आउट वगैरह सब कुछ करवा सकते हो। अगर आपको हमारा नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो 9430851094 पे। आपको हैंड रिटन नोट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर और इन्वायरमेंट, इन सब का आपको मिल जाएगा कितने में, 269 रुपीज़ में, याद रखिएगा। और अगर केवल किसी को जनरल साइंस का नोट्स चाहिए जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो तो आपको ये मिल जाएगा 199 में। ठीक है, ये आज भर के लिए ऑफर है तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिएगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप रिवीजन करोगे तो आपका कम टाइम में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। The momentum of a body is 50 kg meter per second and the velocity is 50 meter per second. What is the mass of the body? तो देखो यहाँ पे मेरा मोमेंटम कितना दिया हुआ है बताओ, तो मोमेंटम दिया हुआ है मेरा 50 kg। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया, 50 kg। ठीक है, मेरा बताओ वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, तो वेलोसिटी दिया हुआ है मेरा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मोमेंटम को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो मोमेंटम को आप लोग याद रखना, मोमेंटम को हम लोग हमेशा पी से डिनोट करते हैं। तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मास इंटू वेलोसिटी हो जाता है। हमको क्या निकालना है, हमको मोमेंटम निकालना है। तो हम एक चीज़ बताओ क्या कर देंगे, मास निकालना है, तो मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू मास। ये क्या है, मास है, ये मेरा मोमेंटम है, और ये मेरा क्या है, वेलोसिटी है। ये हमारा मास है, ये हमारा मोमेंटम है, और ये मेरा वेलोसिटी है। पी से हम लोग मोमेंटम को दर्शाते हैं। तो एक बात बताइए, हमारा मोमेंटम कितना दिया हुआ है, तो मोमेंटम दिया हुआ है हमारा 50। हमारा वेलोसिटी कितना दिया है, तो वेलोसिटी दिया हुआ है 5। तो बताइए मेरा मास कितना आ जाएगा, तो आप सारे लोग बता दोगे कि मेरा मास आ जाएगा 10 kg। इतना बात आपको समझ में आ गया। कह रहा है इफ फोर्स एंड एक्सीलरेशन ए आर गिवन देन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। ठीक है, मेरा यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, उसको किस चीज़ से डिनोट किया, एफ। एक्सीलरेशन किस चीज़ से डिनोट किया है, ए से। ठीक है, और हमको क्या कह रहा है, आपको मास फाइंड करना है, फाइंडिंग द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आप सारे लोग जानते हो मेरा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, यही तो होता है। और हमसे इस मास का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हम मास को इधर ही रहने देंगे, फोर्स के साइड हम किसको भेज देंगे, एक्सीलरेशन को। तो मेरा मास का वैल्यू आपको पता चल गया, मास का वैल्यू क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन। तो राइट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको तीनों लॉज रिवाइज करवा देता हूँ। आप सारे लोग जानते हो कि जो न्यूटन का हमारा फर्स्ट लॉ होता है वो क्या कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट स्टेट इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर देते हो, पहला। दूसरा बात इस तरह से भी कह सकते हो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में, कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगा देते हो। एग्जाम्पल, मान के चलो एक कोई कार है, उस कार को आप चला रहे हो 100 के स्पीड से, तो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप ब्रेक नहीं अप्लाई कर दोगे। अब ये मत बोलना कि सर तेल खत्म हो जाएगा तो भी रुक जाएगा, वो अलग बात है। ठीक है, आप समझ में आया। जो हमारा पहला क्या कहता है, और कोई कार है तो कोई कार तब तक नहीं चलेगा जब तक आप उस पर क्या लगाते हो, फोर्स नहीं लगा दोगे। तो आप पहला समझ में आ गया कि हमारा क्या कहता है, कोई भी वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या कहता है, और जो फर्स्ट लॉ है वही हमारा क्या कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब हमारा दूसरा लॉ क्या कहता है दूसरा लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा मोमेंटम होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स पे। आप जितना फोर्स लगाओगे उतना ही मोमेंटम क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। आप ऐसे कह सकते हो कि जो मेरा फोर्स जैसे जैसे बढ़ेगा तो मेरा मोमेंटम भी क्या होगा, वैसे ही बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा भी आपको समझ में आ गया। तीसरा लॉ हमारा क्या कहता है न्यूटन का, कहते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप दीवार पे मुक्का लगाते हो, 20 न्यूटन से आप दीवार पे मुक्का मारते हो, तो जो आपका दीवार है ना वो भी आपको 20 न्यूटन से ही मारेगा, तभी तो हमको हाथ में चोट फील होता है ना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि आप किसी भी चीज़ पे अगर फोर्स लगा रहे हो तो उधर से भी आपको उतने ही, जितना न्यूटन का आप लगाओगे उतने ही न्यूटन का आपको भी फोर्स फील होगा। तो मैंने आपको तीनों लॉ रिविजन करवा दिया। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अच्छा, एक चीज़ आप सारे लोग जानते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है ना तो वो अनबैलेंस फोर्स की वजह से करता है, ठीक है, बैलेंस फोर्स की वजह से नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर बैलेंस फोर्स होगा ना तो वो गाड़ी मान लो कोई भी चीज़ मोशन में जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जैसे ही आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखो तो आपको सीधे सीधे दिमाग में क्या आना चाहिए, सर ने बताया सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किससे रिलेटेड है, सेकेंड लॉ से रिलेटेड। तो मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्या कह रहा है, इफ वी मूव द ट्री ब्रांच फास्ट देन सम ऑफ द लीफ गेट डीअटैच्ड फ्रॉम द ट्री ड्यू टू। तो आप सारे लोग जानते हो कि जब आप ट्री ब्रांच को हिलाते हो ना तो क्या होता है, उसके अंदर जो हमारा ब्रांच होता है उसके अंदर क्या होता है, मोशन हो जाता है, लेकिन जो पत्ता है वो तो हिलना नहीं चाहता है, वो तो रेस्ट में रहना चाहता है। तो क्या होता है, इनर्सिया के कारण जो लीव्स होता है ना वो क्या कर देता है, अपने पोजीशन पे ही रिमेन रहता है, जिसके कारण से वो क्या होता है, वो उसके अंदर डीअटैचमेंट हो जाता है और वो ट्री से गिर जाता है। समझ गए आप बात, क्या कहना हुआ कि जैसे आप पेड़ के शाखा को हिला रहे होते हो तो क्या होता है कि उसमें जो पेड़ में जो पत्ता लगा हुआ होता है वह नहीं हिल रहा होता है, वह हिलना नहीं चाहता है। क्यों, क्योंकि पेड़ तो रेस्ट में था। तो जब आप रेस्ट में रहता है कोई भी पौधा, जब रेस्ट में रहता है कोई भी मतलब हमारा पत्ता, तो जब आप पेड़ को हिलाओगे ना तो वो पत्ता रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो इसकी वजह से वो क्या होता है, उस शाखा से क्या होता है, वो अलग हो जाता है और अलग होकर क्या हो जाता है, गिर जाता है, जमीन पे आ जाता है। तो ये मेरा साइंस का कौन से लॉ से इंस्पायर्ड है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारा कहता है, ठीक है, देखो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। तो कह रहा है व्हेन वी स्टॉप पाइडलिंग द साइकिल स्टार्ट टू स्लो डाउन। कह रहा है कि जब आप साइकिल चला रहे हो ना तो जो साइकिल पे आप पाइडल मारना बंद कर देते हो तो साइकिल रुकने लगता है। तो क्या ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, नहीं ये नहीं है। कह रहा है वाइल, यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल भी कह रहा है, कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल, कह रहा है वाइल कैचिंग ए फास्ट अप्रोचिंग क्रिकेट बॉल द फील्डर स्लोली मूव हिज हैंड बैकवर्ड विद द मूविंग बॉल। कह रहा है कि जब आप कोई क्रिकेटर बॉल को कैच करता है ना, बॉल को क्रिकेटर कैच करता है ना तो वो उसको मतलब क्या करता है, हाथ को पीछे की ओर ले जाता है। तो क्या ये न्यूटन लॉ से फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है, तो नहीं है, ठीक है। कह रहा है व्हेन ए बस स्टार्ट एब्रप्टली द पैसेंजर आर जर्क्ड बैकवर्ड। कह रहा है कि जैसे ही बस चलना स्टार्ट होता है, व्हेन बस स्टार्ट एब्रप्टली, बस क्या होता है, अचानक से जैसे ही स्टार्ट करता है तो हमारा जो पैसेंजर होता है वो पीछे की ओर जाता है, ठीक है। तो क्या ये फर्स्ट लॉ से है, बिल्कुल ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ से है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जब बस जैसे ही अचानक से चलना स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि जो आपका बॉडी है, आप खड़े होते हो वहाँ पे, जो आपका बॉडी है वो तो रेस्ट में रहता है, लेकिन बस किस में आ जाता है, बस मोशन में आ जाता है, लेकिन आपका बॉडी किस में रहना चाहता है, रेस्ट में रहना चाहता है। इसी वजह से आपको पीछे की ओर झटका लगता है, ठीक है। लेकिन अगर बस अचानक से जैसे ही रुकता है तो आप उस वक्त मोशन में होते हो, तो जब बस अचानक से रुकेगा तो आप आगे की ओर आ जाओगे, लेकिन जब बस चलना स्टार्ट करेगा तो आप कहाँ जाओगे, पीछे की ओर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो राइट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या कह रहा है, हाउ मेनी लॉ ऑफ मोशन डिड आइजैक न्यूटन फॉर्मुलेटेड। आपको पता है कि हमारे महान साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन सर कितने लॉ दिए थे लॉ ऑफ मोशन के, तो वो दिए थे 3 लॉ। कितने लॉ दिए थे, 3 लॉ, ठीक है। कह रहा था 3 लॉ ऑफ मोशन वेयर प्रपोज्ड बाय न्यूटन के कितने लॉ, न्यूटन ने कितना लॉ दिया था। तो आप सारे लोग जानते हो कि न्यूटन जो थे वो 3 लॉ दिए थे। कितने लॉ दिए थे, 3 लॉ। 3 लॉ ऑफ मोशन किसके द्वारा दिया गया है, न्यूटन के द्वारा दिया गया है, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। कह रहा है व्हाट इज द इक्वेशन फॉर न्यूटन सेकंड लॉ। आप सारे लोग जानते हो न्यूटन का जो हमारा सेकंड लॉ है वो किस चीज से है, क्या कहता है, कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। आप सारे लोग जानते हो जो हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ वो किस चीज से रिलेटेड है, वो हमारा मोमेंटम और फोर्स से रिलेटेड है। तो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इसका राइट क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कह रहा है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ किससे रिलेटेड है, तो आप सारे लोग जानते हो जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू। तो आपको मैं हमेशा कहूँ जब भी सेकंड लॉ देखो आप डायरेक्ट मोमेंटम और फोर्स रिलेटेड सोचो। जब भी सेकंड लॉ देखो आप किससे रिलेटेड सोचोगे, मोमेंटम और फोर्स से रिलेटेड, ठीक है। कह रहा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ
मोशन। सेकेंड लॉ बोला आप मोमेंटम और फोर्स देखोगे, ठीक है, क्या देखोगे, मोमेंटम और फोर्स देखोगे। इतना बात आपको समझ में आया। आपको मोमेंटम यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं, काट दो। एज नोन लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया तो फर्स्ट होता है। ये क्या कह रहा है, इट इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात कर रहा है, क्या फोर्स का प्रभाव दिखता है। तो जब मोमेंटम, जो कोई भी चीज़ में मान के चलो वेलोसिटी आता है या कोई भी चीज़ मूव करता है, तो आपको उसका क्या दिखता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स दिखता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। कह रहा है द इक्वेशन ऑफ F इज इक्वल टू एम ए इज गिवन बाय न्यूटन्स डैश लॉ ऑफ मोशन। F इज इक्वल टू एम ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, और ये किससे हमको मिला है, ये हमको सेकंड से मिला है, सेकंड लॉ से मिला है। कौन सा लॉ से मिला हुआ है, सेकंड लॉ से मिला हुआ है, ठीक है। मजा आ रहा होगा आपको शायद। चलिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई ए बॉल थ्रोन ऑन द वॉल कोलाइड्स एंड रिटर्न। कह रहा है कौन सा लॉ है जो कहता है कि जब आप मान के लो, सपोज आपके हाथ में एक बॉल है, आपने उस बॉल को किससे मारा, दीवार में मारा, तो पूछ रहा है ना आपसे कि वो दीवार पे लग के वो बॉल वापस आ जाता है। वो बॉल क्या होता है, दीवार पे आपने कोई बॉल को लिया और दीवार पे मारा, वो बॉल क्या हो गया, वापस आ गया। तो वो बॉल क्यों आया वापस, वो कौन सा लॉ आपको बताता है। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है वो क्या कहता है कि जब आप किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ पे आप फोर्स लगाते हो तो वो क्या होता है, आप पे भी उतना ही फोर्स लगाता है। तो मान लो आपने बॉल को मारा दीवार पे, तो दीवार पे क्या हुआ, आपने फोर्स लगाया, तो दीवार ने ही भी क्या किया, बॉल पे फोर्स लगाया, इसी वजह से बॉल क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कह रहा है कि सारे ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए कौन सा हमारा सही ऑप्शन है। कह रहा है द फोर्स इज अप्लाइड टू द सेम बॉडी। कह रहा है जो हम फोर्स लगा रहे हैं ना वो सेम बॉडी पे लगना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, इसका इससे क्या लेना देना। कह रहा है द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सेम बॉडी इन द अपोजिट डायरेक्शन। कह रहा है जो हम फोर्स लगा रहे हैं ना वो बॉडी सेम होना चाहिए, ठीक है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसका कोई हमारा लेने देना है क्या, नहीं लेना देना है। सेम बॉडी से कोई मतलब ही नहीं है। क्या कह रहा है, द फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट बॉडी। हाँ, ये डिफरेंट बॉडी कह रहा है, मतलब बॉडी अलग अलग। जैसे मान के चलो हमारा क्या हो गया, हमने कोई भी फोर्स लगाया और जो मेरा फोर्स का डायरेक्शन भी होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब हो गया कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही तो कहता है कि आप किसी भी वस्तु पे फोर्स लगा रहे हो तो वो वस्तु भी आप पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है द फेमस लॉ ऑफ मोशन इज गिवन बाय। आप सारे लोग बताओ कि जो हमारा लॉज ऑफ मोशन है वो कौन दिए हैं, वो कौन से महान साइंटिस्ट हैं, बताओ, जो हमको लॉज ऑफ मोशन दिए हैं। तो उस महान साइंटिस्ट का नाम क्या है, न्यूटन है। उस महान साइंटिस्ट का क्या नाम है, न्यूटन है, ठीक है। कह रहा है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड फोर्स के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड फोर्स के, ठीक है। कह रहा है द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन शो। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या शो होता है, मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी सेकेंड लॉ आप देखो आप मोमेंटम ढूंढो और फोर्स ढूंढो। इस पहले वाले ऑप्शन में मोमेंटम है क्या, नहीं दिख रहा है, काटो। मोमेंटम दिख रहा है और फोर्स दिख रहा है, मोमेंटम नहीं दिख रहा है, काटो। इसमें आपको मोमेंटम और फोर्स दिख रहा है क्या, सी में नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। क्या कर रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें सारे ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। कह रहा है व्हेन ए बस स्टॉप सडनली ए पैसेंजर सिटिंग इन द बस इज जर्क्ड बैकवर्ड। कह रहा है कि कोई बस अगर चल रहा था और ड्राइवर क्या करता है, अचानक से ब्रेक लगा देता है, तो जो आदमी है वो पीछे की ओर जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों, क्योंकि जैसे ही ड्राइवर चलती हुई बस में जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो जो है हम आगे की ओर जाते हैं, और अगर बस रुका हुआ रहेगा और बस अचानक से चलना स्टार्ट कर दे तो हम पीछे की ओर जाएंगे। तो इसमें गलत ऑप्शन क्या है, ए मिल ही गया, तो हम आगे का क्यों ही चेक करेंगे। कह रहा है 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड -2 इट इज सेड। ये क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखो इसको मैं, आप सारे लोग जानते हो कि मेरा फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास मेरा कितना दिया हुआ है, 1 kg दिया हुआ है, ठीक है, और मेरा एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है, 1 मीटर अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा बताइए, ये मेरा फोर्स कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन। कितना का आ जाएगा, 1 न्यूटन के बराबर होता है।
ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1 न्यूटन। कह रहा है व्हाट इज द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जो हमारा लॉज ऑफ मोशन पब्लिश हुआ था, जो आप 3 लॉ पढ़ते हो, वो कब आया था, तो ये हमारा आया था 1687 में। कब आया था, 1687 में, ठीक है। और इन तीनों लॉ की वजह से ही हम लोग फोर्स, मोशन, ये सब में क्या किए थे, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए थे, ठीक है। कह रहा है व्हाई डज ए फील्डर टर्न हिज आर्म बैकवर्ड वाइल कैचिंग ए फास्ट अप्रोचिंग क्रिकेट बॉल। आपने देखा होगा, आप आईपीएल वगैरह तो देखते ही होंगे, आपने देखा होगा कि जैसे मान के चलो विराट कोहली ने मारा छक्का, ठीक है, और वो बाउंड्री लाइन पे एकदम क्रिटिकल मैच है कि अगर वो कैच ले लेता है बॉलर, ठीक है, तो वो टीम मैच जीत जाएगा। मान लो आरसीबी क्या हो जाएगा, वो मैच को मतलब जीत जाएगा अगर वो बाउंड्री में चला गया, ठीक है। लेकिन मान के चलो मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा कहाँ पे खड़े हैं, बाउंड्री पे खड़े हैं, और उसको वो मैच जीतना है, मुंबई इंडियंस को आईपीएल जीतना है, तो वो कैच लेना चाह रहा है। तो मुंबई इंडियन के कैप्टन थे रोहित शर्मा, वो क्या हुआ, कैच लेने के लिए गए। तो कैच लेने के लिए जब वो जाते हैं, तो आप देखे होगे ना, जब भी फील्डर कैच लेने के लिए जाता है, तो वो बॉल को जैसे ही आता है ना, तो हाथ को पीछे की ओर लेता है। हाथ को पीछे की ओर इस वजह से लेता है ताकि उसके ऊपर क्या हो कि उसके हाथ पे जो इंपैक्ट पड़े ना, वो कम पड़े, उसके हाथ में कम चोट लगे। आप कभी भी क्रिकेट खेलते होगे या देखते होगे, विकेट कीपर को आप देख लो, देखते होगे जब भी अब विकेट कीपर कीपिंग करता है ना, तो वो बॉल को पकड़ते के साथ ही हाथ को पीछे की ओर ले जाता है। ये इसलिए क्या करता है, ताकि उसको जो क्या हो, वो उसको जो फोर्स का इंपैक्ट हो, वो क्या हो, कम हो। तो यहीं पे वही कह रहा है, बिकॉज ही एक्सपीरियंस लेस फोर्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप पीछे की ओर ले जाओगे, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन आप बढ़ा दोगे। इससे जो आपका फोर्स का इंटेंसिटी जो होगा ना, वो क्या होगा, कम होगा, आप कम फोर्स फील करोगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। देखो हमारा 431 कह रहा है शॉट फ्रॉम अ राइफल, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल इफ द राइफल कम्स बैकवर्ड विदाउट स्टॉपिंग, ठीक है। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो हमारा राइफल है, जो हमारा राइफल होता है, ठीक है, व्हाट विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल इफ राइफल कम बैकवर्ड विदाउट स्टॉपिंग। जब अगर राइफल अगर बैकवर्ड जो मूव करता है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा उसका काइनेटिक एनर्जी होता है ना, वो बुलेट के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। आप हमेशा याद रखना, जैसे मान के चलो मेरा एक बंदूक है, उस बंदूक से आपने क्या चलाया, गोली चलाया, तो जो मेरा गोली है, जो मेरा बुलेट है, वो आगे की ओर जा रहा है, आगे की ओर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो उसका जो मेरा क्या होगा, उसका जो मेरा काइनेटिक एनर्जी होगा ना बुलेट का, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू गन। सेम यहाँ पे भी वही कह रहा है यहाँ पे कि मेरा एक राइफल है, राइफल से मैंने मार दागा बुलेट मैंने छोड़ा, राइफल से मैंने ट्रिगर दबाया, बुलेट निकला। तो जो बुलेट होगा ना, उसका वो होगा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू राइफल, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड, जो मेरा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन होता है, वो क्या कहलाता है। तो आप सारे लोग जानते हो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल एक्सप्लेन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस पे, कौन से पे इसमें कहता है। तो आप सारे लोग जानते हो, जो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, तो हम बाकी का ऑप्शन क्यों चेक करेंगे। जो हमारा रॉकेट लॉन्चिंग होता है, जो हमारा रॉकेट लॉन्चिंग होता है, वो किस पे बेस्ड होता है, वो हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ही बेस्ड होता है। क्या होता है, जो रॉकेट में जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल लगा रहता है, वो जमीन पे क्या करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है, जिससे क्या होता है, जमीन भी उस पर फोर्स एग्जर्ट करता है और वो ऊपर की ओर मूव करता है, ठीक है। कह रहा है व्हेन ए सेलर्स जंप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन द बोट ड्रिफ्ट बैकवर्ड, विच लॉ ऑफ न्यूटन रिप्रेजेंट द एग्जाम्पल। यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, देखो एएलपी का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक हमारा क्या है, नावक है, नावक मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब वो नाव चलाने वाला है। कौन है, एक नाव चलाने वाला है, ठीक है। नाव चलाने वाला जो है, तो वो नाव जो चलाने वाला है, वो नाव पे चढ़ा हुआ था। अब वो नाव पे से कूदा, तो जब वो नाव से कूदा, तो वो आगे की ओर गया, लेकिन जो उसका नाव है, जो उसका बोट है, वो कहाँ गया, पीछे की ओर गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है। तो आप सारे लोग हमेशा याद रखना, ये हमारा न्यूटन थर्ड लॉ पे क्या करता है, डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि आप सारे लोग जानते हो, जो हमारा न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि कोई भी वस्तु पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो, तो वह भी आप पे फोर्स लगाएगा। तो जब नाव, जो हमारा नाव चलाने वाला है, वो जब नाव से कूदेगा, तो वो क्या करेगा, एक तरफ पे नाव पे फोर्स लगाएगा, तो वो आगे जाएगा। नाव फोर्स लगाएगा उस पर, तो वो आगे की ओर जाएगा, और उसके फोर्स लगाने की वजह से वो किधर जाएगा, पीछे की ओर जाएगा, ठीक है।
कह रहा है रॉकेट लॉन्चिंग इज बेस्ड ऑन विच लॉ। तो आप लोगों को मैंने बता दिया जो मेरा रॉकेट लॉन्चिंग होता है वो हमेशा थर्ड लॉ पे बेस्ड होता है। कह रहा है द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट विच न्यूटन लॉ गिव आइडिया अबाउट द स्टेटमेंट। कह रहा है द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल एंड अपोजिट। तो आप सारे लोग जानते हो कि मैं वही बात कह रहा है कि आप किसी व्यक्ति पे किसी वस्तु पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो जितना न्यूटन से आप लगा रहे हो उतने ही न्यूटन से वो आप पे लगा। तो ये मेरा हमेशा हमारा कौन सा होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। कौन सा होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऑप्शन ए कह रहा है व्हेन ए स्टेशनरी बस स्टार्ट मूविंग, एक कोई खड़ा बस था जो क्या कर रहा है, अचानक से चलना स्टार्ट कर दिया। द पीपल स्टैंडिंग इट इन फॉल इन द बैक डायरेक्शन, और जो पर्सन है वो बैक डायरेक्शन में क्या होते हैं, गिरने लगते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ एक्सप्लेन दिस। ये हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है मैन इज स्टैंडिंग इन ए बोट इन स्टिल वाटर, इफ ही ट्राई टू मूव टुवर्ड द शोर द बोट विल। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक मैन जो है वो बोट में क्या है, खड़ा है, और जो पानी है उस वक्त क्या है, शांत है। लेकिन अचानक से इफ़ ही ट्राई टू वॉक टुवर्ड द शोर, अचानक से वो जो हमारा नावक है वो क्या होता है, वो शोर की तरफ जाने लगता है। तो बोट मेरा क्या होगा, तो बोट हमारा मूव फॉर अवे फ्रॉम द शोर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो आदमी आगे की ओर जाएगा तो बोट मेरा पीछे की ओर जाएगा। कह रहा है व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन पुशेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, दिस इन एन एग्जांपल ऑफ। जब आप बुलेट से गन को छोड़ते हो तो बुलेट जो हमारा गोली है वो आगे की ओर जाता है और बंदूक हमारा पीछे की ओर जाता है। तो ये हमारा बेस्ट एग्जांपल है किसका, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, में क्या कह रहा है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो किस पे मतलब हमारा लागू होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पढ़ते हैं। कह रहा है व्हेन ए पर्सन जंप फ्रॉम द बोट टू द रिवर द बोट गोज बैकवर्ड। तो जैसे ही कोई पर्सन कूदता है और जो हमारा बोट होता है वो क्या होता है, पीछे जाता है। तो पहला ही ऑप्शन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे क्या है, मेरा डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मेरा कैचिंग ए फास्ट अप्रोचिंग वाला बॉल जो है ये मेरा किसका ऑप्शन होता है, ये मेरा होता है हमारा सेकंड वाले का। कह रहा है व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द साइकिल स्लो डाउन, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कह रहा है व्हेन ए बस मूव सडनली द पैसेंजर आर जर्क बैकवर्ड, बैकवर्ड नहीं होता है, बैकवर्ड नहीं होता है, आगे की ओर आता है। ठीक है, हमारा ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। रॉकेट लॉन्चिंग, तो सही बात है, जो हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है वो किस पे डिपेंड, उसका एग्जाम्पल क्या है, रॉकेट लॉन्चिंग है। और अगर यहाँ पे मेरा क्या होता, आफ्टरवर्ड मतलब आगे की ओर होता, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता, ये सही हो जाता। कह रहा है ऑन व्हाट बेसिस कैन द डेफिनेशन ऑफ फोर्स बी इंटरप्रिटेड। तो आप सारे लोग जानते हो कि मेरा जो फोर्स का डेफिनेशन होता है वो किससे आता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और ये कौन सा लॉ दिया था, तो ये न्यूटन का हमारा कौन सा लॉ दिया था, तो आप सारे लोग जानते हो हमको ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मिला हुआ था। ऑन व्हाट बेसिस कैन द डेफिनेशन ऑफ फोर्स बी इंटरप्रिटेड, और ये जो हमारा F इज इक्वल टू एम है ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिला था। ठीक है, और जो मेरा डेफिनेशन ऑफ फोर्स होता है वो किससे आता है, मेरा फर्स्ट लॉ से आता है। क्यों आता है मैं उसका रीज़न बताता हूँ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही तो कहता है ना कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक हम फोर्स ना लगा दें, राइट। तो हमारा क्या होता है, जो फोर्स का पहला परिभाषा है वो हमारा किससे आता है, फर्स्ट लॉ से आता है। ठीक है, कह रहा है एट एनी मोमेंट द एक्सीलरेशन ऑफ ए रॉकेट इज प्रोपोर्शनल टू द nth पावर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रिलीज गैस, द वैल्यू ऑफ n शुड बी। तो आपसे जैसे ही जब भी रिलीज गैस का केस पूछे तो आप हमेशा जानते हो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, कह रहा है 70 kg मैन पुशेस अ 50 kg मैन विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। कह रहा है एक 70 किलो का आदमी है जो कि एक व्यक्ति एक 50 किलो के आदमी को 50 न्यूटन के फोर्स से मतलब धक्का दे रहा है। ठीक है, मान लो ये मेरा क्या है, चंपक है, इसका वेट कितना है, 70 kg है। यहाँ पे मेरा एक और है नमूना, इसका नाम कौन है, इसका नाम है निधि। ठीक है, और इसका नाम कौन है, इसका नाम है चंपक। ठीक है, चंपक जो है वो निधि को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। चंपक जो है वो निधि को 50 न्यूटन के फोर्स से धक्का दे रहा है। तो निधि चंपक को कितना न्यूटन फोर्स से धक्का दोगी। तो आप सारे लोग जानते हो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि अगर चंपक 50 से देगा तो निधि भी 50 से चंपक को धक्का देगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है न्यूटन लॉज
डू नॉट होल्ड गुड फॉर पार्टिकल्स। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा न्यूटन्स लॉ होता है, जो मेरा न्यूटन्स लॉ होता है वो क्या होता है, कह रहा है न्यूटन्स लॉ डू नॉट होल्ड गुड फॉर पार्टिकल्स। तो आप सारे लोग जानते हो रेस्ट के लिए तो होता ही है, ठीक है, मूविंग स्लोली के लिए भी होता है, मूविंग विथ हाई वेलोसिटी के लिए भी होता है, लेकिन क्या मूविंग विथ वेलोसिटी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसके लिए होता है क्या, तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन होगा नहीं होगा, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल फॉर मैटर विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव some masses. It is not possible for any matter to travel with the speed of light. अगर कोई भी वस्तु अगर लाइट के स्पीड से अगर वो करेगा तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन उस पर क्या होगा, लागू नहीं होगा। तो मेरा राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमेशा किस पे लागू होता है, मैटर पे लागू होता है। किस पे लागू होता है, मैटर पे लागू होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। और जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो हमेशा जिसका मास कांस्टेंट है उसी पे लागू होता है। ये सब बात भी आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोपोर्शन ऑन द रॉकेट इज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, तो जब इन द एब्सेंस ऑफ अगर ग्रेविटेशन फोर्स ना हो तो पूछ रहा है कि जो रॉकेट का प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब नहीं रहता है तो जो मेरा रॉकेट का प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। वो क्या होता है, स्टेबल होता है। कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन स्टेट और डायनेमिक कंडीशन इज कॉल्ड, ये हमारा क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। अगर कोई भी वस्तु रेस्ट में रहना चाहता है तो वह रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चलेगा। ये टेंडेंसी क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टे इन मोशन कॉल्ड, तो ये हमारा क्या कहलाता है, तो ये हमारा इनर्शिया कहलाता है। क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। कह रहा है एन एथलीट रन फॉर सम टाइम बिफोर द हाई जंप सो दैट द इनर्शिया ऑफ द डैश हेल्प हिम टेक द लॉन्ग जंप। तो आप जब देखे होंगे कि कोई जो धावक होता है, कोई जो रेसर होता है, वो क्या करता है, रेस स्टार्ट होने जंप करना है, मान लो उसको कूदना है, लॉन्ग जंप करना है, तो वो लॉन्ग जंप करने के लिए वो क्या करता है, दूर से दौड़ना स्टार्ट करता है और जहाँ पे उसको कूदना होता है वहाँ से वो छलांग लगाता है। ऐसा इसलिए करता है ताकि वो क्या हो, अपने बॉडी का मोमेंटम को क्या करे, इंक्रीज कर ले, जिससे वो लंबा छलांग लगा पाए, लंबा छलांग लगा पाए। तो वो अपने स्पीड को इंक्रीज करने के लिए ऐसा करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा डी हो जाएगा। कह रहा है द स्टॉक ऑफ बुक्स लाइंग ऑन द टेबल डज नॉट मूव, अगर कोई भी टेबल पे बुक रखा हुआ है तो वो हिलता नहीं है। क्यों, तो वो इनर्शिया के कारण नहीं हिलता है। क्यों, क्योंकि बुक वहीं पे रहना चाहता है। कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन एट द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड, ये हमारा क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है, ठीक है। कह रहा है व्हाई डज ए रनर कंटिन्यू टू रन आफ्टर क्रॉसिंग द फिनिश लाइन, कह रहा है कि अगर कोई भी देखो, कह रहा है ना कि कहीं पे रेस हो रहा है और कोई जो हमारा रेस करने वाला व्यक्ति वो दौड़ रहा है, दौड़ते हुए आ रहा है और फीता लगा हुआ है कि अगर वो फीता को टच कर देगा तो वो रेस को जीत जाएगा। तो वो फीता जहाँ पे है वहाँ पे छूते हुए ऐसा नहीं है कि वहीं पे रुक जाता है, अगर वो वहीं रुका ना तो वहीं पे क्या करेगा, वो धड़ाम से गिर जाएगा, उसका मुंह कान फूट जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो भी रेसर रहता है वो उस जो लाइन होता है उसको क्रॉस करता है धीरे और आगे की ओर बढ़ते जाता है, और जो पॉइंट होता है जहाँ पे उसको रुकना होता है वहां से बहुत आगे जाके वो रुकता है, ताकि वो क्या करे, धीरे धीरे अपने मोमेंटम को क्या करे, कम करे, धीरे धीरे मोमेंटम को क्या करे, कम करे। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या कह रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन ड्राइव इट्स फॉरवर्ड, जो हमारा उसका मोशन है वो गति में रहता है तो उसका जो इनर्शिया होता है वो क्या कहता है, तुम मोशन में है तो और तुम मोशन में रहो, रुको मत, इसीलिए वो धीरे धीरे रुकता है, ठीक है। कह रहा है द लॉ ऑफ इनर्शिया वाज प्रोपोंडेड बाय, जो हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया है वो कौन महान साइंटिस्ट दिए थे, तो वो महान साइंटिस्ट जो हमको लॉ ऑफ इनर्शिया दिए थे वो थे आइजैक न्यूटन सर, ठीक है। कह रहा है व्हेन द कार टर्न ऑन ए कर्व रोड द पैसेंजर सिटिंग इन इट फील ए फोर्स ऑन देमसेल्फ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सेंटर द फोर्स इज ड्यू टू, कह रहा है कि जब कोई कार पे आप बैठे हुए और वो कार क्या कर रहा है, टर्न ले रहा है कर्व पे, ठीक है, तो आप क्या फील करते हो, कह रहा है इट फोर्स इफिडेंस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, ये जो फोर्स लग रहा होता है वो इसलिए लग रहा होता है ना, ये जो फोर्स लग रहा होता है इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और ये किसके कारण होता है, तो ये इनर्शिया के कारण होता है, ये किसके कारण होता है, इनर्शिया के कारण होता है, ठीक है। कह रहा है व्हेन द कार्डबोर्ड प्लेस्ड ऑन द ग्लास टम्बलर इज फ्लिक्ड अवे विथ ए फिंगर क्वाइन,
प्लेस्ड ऑन फॉल इट इन द ग्लास विच लॉ डिफाइन द एबव स्टेटमेंट। ठीक है, कह रहा है कि जब आप कार्ड मान के चलो, कह रहा है व्हेन द कार्डबोर्ड प्लेस्ड ऑन द ग्लास, कह रहा है एक ग्लास लियो, ग्लास के ऊपर आप कार्डबोर्ड रख दियो। ठीक है, और आप क्या करो, कार्डबोर्ड को ऐसे एकदम झटके से हटा रहे हो, तो आप देखोगे जो मेरा कॉइन है वो ग्लास के अंदर गिर जाता है। क्यों गिरता है? क्योंकि जो हमारा जो कॉइन्स है वो किस में रहना चाहता है, वो हमारा रेस्ट में रहना चाहता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, लॉ ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनर्शिया, पूछ रहा है कि इसमें ये जो गिवन ऑप्शन है इसमें इनर्शिया किसके पास ज़्यादा होगा। तो आप सारे लोग जाते हो, जो हमारा इनर्शिया होता है वो मास पे डिपेंड करता है। तो बताओ क्या कह रहा है, सेम साइज ऑफ रबर बॉल एंड स्टोन। तो बताओ इसमें मैक्सिमम किसके पास होगा। ठीक है, तो देखो स्कूटर, बस, जो हमारा ट्रेन है और जो मेरा एरोप्लेन है वो क्या है, ट्रेन का जो मास होगा और जो एरोप्लेन का मास होगा, ये तीनों ऑप्शन जो दिया हुआ है इससे ज़्यादा होगा। इसी वजह से इसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में, यानी मैराथन 4 में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में ये वीडियो को शेयर कर दीजिए।